Yes, good morning, students. Yesterday we have done the first paragraph of the poem. Today we will discuss the second paragraph. I hope you are clear about the first paragraph. आपको मीनिंग अच्छे से प्रकार से समझ आ गए होंगे. सभी स्टूडेंट्स अपनी पेंसिल साथ में रखिए और जो मीनिंग मैं लिखवा रही हूँ वो साथ साथ अपने नोट करने हैं ताकि आपको बाद में समझने में कोई मुश्किल ना आए. सो लेट अस स्टार्ट. गिरी का गौरव गाकर झर झर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर. गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च कांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर. हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा था जिसमें कि कवि वर्षा ऋतु में पहाड़ों का सुंदर दृश्य उसका वर्णन कर रहे हैं. अब सेकंड पैराग्राफ में गिरी का गौरव से लेकर निर्झर तक इसमें कवि बहते हुए झरनों की सुंदरता को बयान कर रहे हैं. जो झरने हैं वो पहाड़ों की गोद से, पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों से बहते हैं और किस प्रकार वो दिखाई देते हैं और किस प्रकार के लगते हैं इसके बारे में कवि ने यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन किया है. उसके बाद गिरिवर के उर से उठ उठकर से लेकर चिंता पर तक यहाँ पर कवि ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो पर्वत की छाती पर उगे हैं उनकी सुंदरता का वर्णन किया है. तो अगर हम दोनों पैराग्राफ में देखें तो कवि ने बहते हुए झरनों और ऊंचे ऊंचे वृक्षों की सुंदरता का वर्णन इन लाइनों में, इन पंक्तियों में किया है. गिरी का गौरव गाकर, गिरी का अर्थ है पहाड़, गिरी का अर्थ है पहाड़. गौरव उसका यश गान, उसकी महिमा गाकर झर झर झरते हैं. मद में, मद होता है नशा, नस नस उत्तेजित कर. उत्तेजित करना, भड़काना वैसे इसके लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम प्रसन्नता का भाव भी इसका अर्थ ले सकते हैं कि जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति जो नशा करता है और जब वह नशे का सेवन करता है तो उसके वह नशे में प्रसन्नता अनुभव करता है. और यहाँ पर जो नशा किसका है, प्रकृति की सुंदरता का. जब कोई मनुष्य किसी प्राकृतिक सुंदर वातावरण को देखता है तो उसमें खो जाता है और मन में प्रसन्नता महसूस करता है. तो यहाँ पर गिरी का गौरव गाकर झर झर मद में नस नस उत्तेजित कर, कवि बता रहे हैं कि पहाड़ों की चोटियों से बहते हुए झरने, पहाड़ों की चोटियों से बहते हुए झरने मधुर ध्वनि करते हैं. झरते हैं, जब बहते हैं तो बहुत सुंदर मधुर ध्वनि पैदा करते हैं. जैसे अगर कोई ऊंचाई से पानी गिरता है तो उसकी आवाज हमें स्पष्ट सुनाई देती है. तो जब झरने हैं पर्वतों की चोटियों से गिरते हैं तो वो मधुर ध्वनि करते हैं और वे ध्वनि जो कर रहे हैं ऐसे लगता है कि पहाड़ों की, पर्वतों की महिमा को गा रहे हैं, पहाड़ों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं. और ये जो ध्वनि है वो नस नस में प्रसन्नता भरती है. उनकी जो आवाज है, जो स्वर है, वो नस नस में प्रसन्नता भर रही है. मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर. झाग का अर्थ है फेन. जब पानी ऊंचाई से गिरता है तो वह नीचे जहां एकत्रित होता है वहां पानी के बुलबुले बनते हैं और वो सफेद झाग फेन की भांति लगते हैं. निर्झर का अर्थ है झरने.
तो पहाड़ों की चोटियों से जब झरने गिरते हैं तो वो झाग उत्पन्न करते हैं और मोती की लड़ियों से भी सुंदर दिखाई देते हैं। अर्थात जो झरने हैं वो जब बह रहे हैं तो मोती की लड़ियां जितनी सुंदर होती हैं उनसे भी वो सुंदर दिखाई देते हैं झाग भरे झरने जब बहने लगते हैं। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि गिरी का गौरव गाकर झर झर मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। कि झरने पहाड़ों की चोटियों से बहते हुए मधुर ध्वनि कर रहे हैं, मानो कि वो पर्वतों की पहाड़ों की महिमा को गा रहे हो, उसका गुणगान कर रहे हैं। और पहाड़ों पर बहने वाले झाग भरे झरने इतने सुंदर लगते हैं कि मानो मोती की लड़ियां हो, जैसे मोती की लड़ियां सुंदर लगती हैं। और उनकी आवाज जो है वो नस नस में प्रसन्नता भर देती है। और ऐसा दृश्य देखकर तन और मन दोनों ही प्रसन्नचित हो जाते हैं, दोनों में प्रसन्नता भर जाती है। अर्थात वो प्रकृति का दृश्य ही इतना सुंदर है कि तन और मन दोनों ही खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। I think it is clear to all these 4 lines. उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ इन लाइनों में, इन पंक्तियों में ऊंचे ऊंचे वृक्षों का वर्णन है। पहाड़ों की छाती पर उगे हुए ऊंचे ऊंचे वृक्षों का वर्णन है और कवि ने बहुत सुंदर ढंग से पहाड़ों की ऊंचाई पर उगे हुए वृक्षों का वर्णन किया है, जिसको पढ़कर मन बहुत खुश हो उठता है और साथ ही साथ मनुष्य को भी उनसे शिक्षा लेने की प्रेरणा दी है। गिरिवर, ऊंचे पहाड़ को कहा गया है। गिरिवर का अर्थ लिखिए, ऊंचा पहाड़। तरुवर, पेड़। उर का अर्थ है हृदय, उर का अर्थ है हृदय। उच्चाकांक्षाओं, ऊंचा उठने की इच्छा। उच्च जमा आकांक्षा, ऊंच मीन्स ऊंचा, आकांक्षा मीन्स उठने की इच्छा। ऊंचा उठने की इच्छा है, झांक रहे, देख रहे। नीरव, नीरव होता है मौन। नभ पर, नभ का अर्थ है आकाश। अनिमेष, अनिमेष होता है किसी को एक टक देखना, पलक झपकाए बिना एक टक देखना, लगातार स्टेयर करना, इंग्लिश में कहते हैं ना स्टेयर कर रहा है मुझे, तो स्टेयर करना अर्थात एक टक बिना पलक झपकाए लगातार एक तरफ देखते रहना। अटल, बिना हिले डुले। अटल, बिना हिले डुले, कुछ चिंता पर, चिंताग्रस्त। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पहाड़ों की, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों के हृदय पर ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे लगते हैं कि मानो ऊंचा उठने की इच्छा मन में रखते हो और लगातार चुप हैं, मौन हैं। वे लगातार आकाश की ओर ताक रहे हैं, देख रहे हैं, झांक रहे हैं, अर्थात देख रहे हैं। अनिमेष, बिना पलक झपकाए, वे बिना पलक झपकाए एक टक देख रहे हैं, बिना हिले डुले। और लगता है कि मानो वे किसी चिंता में हो। चिंता क्या है? और ऊंचा उठने की और बड़ा बनने की। तो इन पंक्तियों से कवि ने मनुष्य को प्रेरणा लेने के लिए भी प्रेरित किया है कि जिस प्रकार पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा मन में रखते हैं, मनुष्य को भी ऊंचा उठने की मन में इच्छा रखनी चाहिए और लगातार अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, लगातार कार्यरत रहना चाहिए। एक बार फिर से मैं बता रही हूँ कि इतना सुंदर वर्णन है कि पर्वतों की छाती पर उगे हुए ऊंचे ऊंचे वृक्ष
मन में उठी हुई ऊंची आकांक्षाओं के समान है। मन में उठी हुई ऊंची ऊंची आकांक्षाओं के समान है। और यहाँ पर उसने उपमा भी की है। और वे शांत हैं, नीरव नभ पर वे बिल्कुल शांत हैं, चुप हैं और झांक रहे हैं या देख रहे हैं लगातार, एकदम मौन, एकदम चुप, बिना पलक झपकाए, एकटक, बिना हिले डुले। ऐसे लगता है कि मानो वे चिंतित खड़े हुए हैं, वे कुछ किसी चिंता में हैं, कुछ चिंता उनके मन में है। तो इस तरह से हम इन पंक्तियों का अर्थ करेंगे। एक बार फिर से दोनों पैराग्राफ का मीनिंग मैं समझा देती हूँ। गिरिवर का गौरव घाकर, झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। कवि ने यहाँ पर पर्वतों से बहते हुए झरनों और ऊंचे ऊंचे वृक्षों की सुंदरता का वर्णन किया है। कि कवि कहते हैं कि बहते हुए झरने मधुर आवाज करते हैं, मधुर आवाज करते हैं, ध्वनि करते हैं, मानो कि वो लगता है कि पर्वतों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, पर्वतों की महिमा के बारे में गा रहे हैं। पहाड़ों पर बहने वाले झाग भरे झरने ऐसे सुंदर लगते हैं कि मानो जैसे मोती की लड़ियां हों, मानो जैसे मोती की सुंदर लड़ियां हों। और उनकी आवाज, उनके स्वर, उनकी ध्वनि नस नस में उत्तेजना अर्थात प्रसन्नता भर देती है, नस नस में प्रसन्नता भर देती है। प्रकृति के इस सुंदर दृश्य को देखकर तन और मन दोनों ही रोमांचित हो जाते हैं, दोनों ही खुश हो जाते हैं, दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर और पर्वत की छाती पर ऊंचे वृक्ष मन में पैदा हुई ऊंची आकांक्षाओं के समान दिखाई देते हैं। और वे शांत हैं बिल्कुल और एकदम चुप हैं, बिना पलक झपकाए, बिना हिले डुले। ऐसे लगता है कि चिंतित खड़े हैं, किसी चिंता में हैं। और इन पंक्तियों में से के द्वारा कवि ने मनुष्य को प्रेरणा लेने के लिए भी प्रेरित किया है कि मनुष्य को भी मन में ऊंचा उठने की आकांक्षा रखनी चाहिए, ऊंचा उठने की इच्छा रखनी चाहिए और लगातार अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्यरत रहना चाहिए। I hope it is clear to everyone. Now next lines. उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। इन पंक्तियों को करने से पहले आप पिछले पैराग्राफ में नोट करो जिन जिन अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि निर्जर और गिरी। निर्जर और गिरी में दोनों में चेतना का आरोप होने के कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग तो कवि ने सारी कविता में ही किया है। और नीरव नभ गिरी का गौरव गाकर में, नीरव नभ में अनुप्रास अलंकार है, नोट करते जाइए। नीरव नभ में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। मोती की लड़ियों से सुंदर, मोती की लड़ियों से, मोतियों से सुंदर और उच्च आकांक्षाओं से तरवर, दोनों में ही तुलना की गई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार हुआ है, दोनों में ही की उपमा दी गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और पूरे काव्यांश में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट लाइन्स। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। पर का अर्थ बहुत इजी है, पंख होता है। और भूधर का अर्थ यहाँ पर है पहाड़, भूधर पहाड़। फड़का अपार पारद के पर, पारद के पर, पारद जो है बादलों को कहा गया है। और यहाँ
चमकीले जो पारा होता है उसको भी कहा जाता है। जैसे थर्मामीटर में आपने देखा होगा चमकीला पारा होता है। तो पारद के पर यहाँ हम इकट्ठा मीनिंग ले लेंगे कि चमकीले पंख लगाकर। इकट्ठा मीनिंग लेते हैं कि चमकीले पंख लगाकर। अब इस पैराग्राफ में कवि ने पल पल बदलते हुए प्रकृति के दृश्य का वर्णन किया है। जैसे कि पहाड़ी इलाकों में अचानक ही वर्षा होने लगती है, अचानक ही कोहरा छा जाता है, बादल आ जाते हैं, घने बादल आ जाते हैं। तो प्रकृति पल पल अपना रूप परिवर्तित करती है। तो इसका बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। अपार का अर्थ है बहुत अधिक, अपार का अर्थ है बहुत अधिक। कवि ने बताया है कि वर्षा ऋतु में अचानक ही बादल छा जाते हैं, अचानक ही बादल उठने लगते हैं और मूसलाधार बारिश हो जाती है। मूसलाधार बारिश होने के कारण जो धुंध है वो चारों तरफ के प्राकृतिक वातावरण को ढक लेती है। तो ऐसे लगता है कि अचानक जो बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहे थे वो कहीं चमकीले पंख लगाकर बादलों के पीछे छिप गए हों, अर्थात उड़ गए हों, वह वहां से गायब हो गए हों। उड़ गया अचानक लो भूदर कि जो पहाड़ हैं वो अचानक बादलों के छा जाने पर पंख लगाकर कहीं लुप्त हो गए हों, कहीं उड़ गए हों। रव रह गए हैं, रव शेष रह गए हैं निर्झर। निर्झर का अर्थ है झरना। रव शेष केवल आवाज, रव शेष का अर्थ है आवाज। किसकी आवाज है? झरनों की आवाज। पहाड़ी इलाकों में बादल अचानक उठने लगते हैं, अचानक बादल छा जाते हैं और आकाश में चारों तरफ सब चीजों को ढक लेते हैं और फिर मूसलाधार वर्षा होने लगती है। और मूसलाधार वर्षा होने के कारण लगातार मूसलाधार वर्षा जो लगातार होती है, जो झरने हैं ऐसे लगता है कि केवल उनकी आवाज ही सुनाई दे रही हो, क्योंकि कोहरे ने चारों तरफ के वातावरण को ढक लिया है और झरनों की आवाज ही सुनाई देती है। झरने दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। टूट पड़ा भू पर अंबर। लगातार मूसलाधार बारिश होने के कारण ऐसे लगता है कि मानो, अंबर का अर्थ है आकाश, भू का अर्थ है भूमि, धरा, कि आकाश जो है वो धरती पर टूट पड़ा हो, अर्थात लगातार बारिश हो रही है। जब कभी बहुत अधिक बारिश होती है तो हम भी कहते हैं ना कि आज लगता है कि आकाश फट जाएगा, आज लगता है आकाश ने जो है वो धरती पर ही आ गया, क्योंकि लगातार बारिश होती जा रही है। 2-3 दिन बारिश होती है तो हमें ऐसा महसूस होता है। तो पहाड़ी इलाकों में जहाँ लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है तो ऐसा लगता है कि मानो आकाश जो है वो धरती पर टूट पड़ा हो, धरती पर ही आ गया हो। धंस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। धंस गए, दब गए, धरा मीन्स धरती, सभय भय के साथ, डर कर, शाल मीन्स शाल के वृक्ष। पहाड़ी इलाकों में अक्सर शाल के वृक्ष पाए जाते हैं जिनके पत्ते जो है वो मोटे होते हैं और वर्षा से ज्यादा वो प्रभावित नहीं होते, टूटते नहीं हैं। तो शाल के वृक्षों को कहा गया है। उठ रहा धुआं जल गया ताल। जल गया ताल, ताल का अर्थ है तालाब। जल गया है अर्थात जिसमें आग लग गई है। मानो कहा गया है, मानवीकरण किया गया है। ऐसे लगता है कि मानो तालाब में आग लग गई हो और लगातार धुआं उठ रहा हो। धुआं क्या है? कोहरा, कोहरे का रूप ले रहा है और उस कोहरे की चपेट में जो भय से शाल के वृक्ष हैं, ऐसे लगता है कि धरती में ही धंस गए हैं।
पहले जो ऊंची ऊंची पहाड़ों की चोटियों पर, पहाड़ों के हृदय पर उगे हुए शाल के वृक्ष थे, वो दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब चारों तरफ कोहरा छा जाने के कारण ऐसे लगता है कि मानो वे शाल के वृक्ष धरती में ही भयभीत होकर दब गए हों, धंस गए हों। तो इन दोनों लाइनों का हमने यहाँ से इस तरह से मीनिंग करना है। यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। आपको पता है कि इंद्र जो है वो वर्षा का देवता माना गया है, इंद्र देवता वर्षा के देवता माने गए हैं। जब भी कहीं पर सूखा पड़ता है तो लोग, या बहुत अधिक बारिश होती है तो लोग इंद्र देवता की पूजा करते हैं, या तो बारिश अगर ज्यादा हो रही है तो उसे थामने के लिए, उसे खत्म करने के लिए, क्योंकि उसके प्रकोप में जो चीजें हैं वो बह जाती हैं। और अगर सूखा पड़ता है तो वर्षा के लिए लोग इंद्र देव की पूजा करते हैं। ये हमें पता होना चाहिए इन लाइनों को करने से पहले। यो जलद यान, जलद का अर्थ है बादल, यान का अर्थ है विमान, रथ जिसे कहते हैं। विचर, विचर का अर्थ है घूम घूम कर। था इंद्र, इंद्र इंद्र देवता को कहा गया है। खेलता इंद्रजाल, इंद्रजाल जादू का खेल। और ऐसे लगता है कि मानो इंद्र देवता बादलों के विमान में सवार होकर चारों तरफ घूम घूम कर जादू का खेल दिखा रहे हो। अर्थात बादलों के जो रथ में सवार होकर ऐसे लगता है कि इंद्रदेव चारों तरफ घूम रहे हैं और जादू का खेल दिखा रहे हो। अर्थात वे जादू की छड़ी घुमाते हैं और बादल आ जाते हैं, वे जादू की छड़ी घुमाते हैं वर्षा होने लगती है, और वे जादू की छड़ी घुमाते हैं तो चारों तरफ आसमान साफ हो जाता है। इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। एक बार फिर से मैं सारी जो है ये दोनों पैराग्राफ एक्सप्लेन करूंगी। अच्छी तरह से सभी स्टूडेंट ने समझना है कि इन पंक्तियों में कवि ने पल पल, पल पल मीन्स हर क्षण, प्रकृति जो अपना रूप बदल रही है उस दृश्य का बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे ढंग से यहाँ पर चित्रण किया है, उसको अभिव्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर बादल अचानक उठने लगते हैं, बादल अचानक छाने लगते हैं चारों तरफ, और आकाश में बादल ही बादल दिखाई देते हैं। और फिर उसके थोड़े समय बाद ही मूसलाधार बारिश होने लगती है, और बारिश लगातार हो रही है। ऐसे लगता है कि मानो तालाब में कहीं आग लग रही हो और आग से धुआं उत्पन्न हो रहा हो। वह धुआं उन्होंने किसे कहा है? वह धुआं उन्होंने धुंध को कहा है। धुंध का चित्रात्मक उन्होंने वर्णन किया है। वह धुंध क्या है? वह धुएं को, जो तालाब में आग लगी है उसके धुएं को ही धुंध है, वह ही धुंध है। और शाल के वृक्ष मानो भयभीत होकर, डर गए हो, मानो वे धरती में धंस गए हैं, और चारों तरफ कोहरा छा जाता है, अर्थात चारों तरफ धुआं ही धुआं उठने लगता है। ऐसे में ऐसे लगता है कि जैसे इंद्र देवता अपना जादू दिखा रहे हों और इधर उधर विचर रहे हों, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि मानो इंद्र देवता अपनी जादूगरी का खेल दिखाकर इधर उधर घूम रहे हैं। तो कवि ने बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करके प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है। यहाँ पर जिन जिन अलंकारों का प्रयोग हुआ है वो आप नोट करिए। विचर, विचर जो शब्द बार बार आ रहे हैं वहाँ हमेशा पुनरुक्ति अलंकार होता है। जब भी कोई वर्ड रिपीटेड आए, जैसे विचर विचर, घूम घूम, ऐसे कोई भी शब्द आए तो वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। जलदयान, पारद के पर में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि ने बहुत सुंदर ढंग से
प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है। आई होप आप सबको अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा और आप इसको आज अच्छे से रिवाइज करिए और इसकी एक्सप्लेनेशन अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए। I hope you will complete the work. So all students will complete their work by today.